अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अमेरिकी सियासी लीडरों ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ उगला जहर, कहा हमें गजा में सबको कर देना चाहिए हलाक। सोशल मीडिया पर बने तनकीद का निशाना। गजा और साउथ लेबनान पर इसराइल के हमले जारी। गजा में ताज़ा हमले में दर्जनों फ़लस्तीनी जाँ बहक। लेबनान पर किए गए हमले में हिजबुल्लाह के 2 जंगजू भी मारे गए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक्सपर्ट्स का सनसनीखेज दावा, कहा ईरान के पास मुमकिन तौर पर हैं 5 न्यूक्लियर बम। मई में ये तादाद हो जाएगी 1 दर्जन। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान आखिर हो गया अलायंस, साथ मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन। कांग्रेस के साथ आते ही केजरीवाल को सीबीआई की जानिब से गिरफ्तार करने की मिली धमकी। बिहार के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। मजलिस के 3 लीडरों के कत्ल पर नीतीश कुमार पर की जमकर तनकीद। मुफ्ती सलमान अजहरी को नहीं मिली रिहाई, अब पासा के तहत कार्रवाई की है खबर। अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया। वारिस पठान ने दी जानकारी। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका की सियासी लीडरों में गजा और फ़लस्तीनियों के ताल्लुक से कितना जहर भरा हुआ है, इसकी ताज़ा मिसाल अमेरिकी पार्लियामेंट के रुकन का बयान है, जिसमें उसने कहा है कि हमें गजा में सबको हलाक कर देना चाहिए। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रुकन कांग्रेस एंडी ओगल्स ने गजा में फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकत के सवाल पर इंतहा पसंदाना जवाब दिया। एंडी के इस इंतहा पसंदाना नामुनासिब बयान पर मुसलमानों, डेमोक्रेट्स और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से शदीद तनक़ीद का सिलसिला जारी है। अमेरिकन मुस्लिम एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक एंडी ओगल्स का ये बयान तमाम फ़लस्तीनी अवाम को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई गैर मुनासिब जवाब है। Shredded children's bodies. And that's my taxpayer dollars. They're going to bomb those kids. So I think we should kill them all, if that makes you feel better. Everybody, Hamas and the Palestinians have been attacking Israel for 20 years, and it's time to pay the price. Israel's been attacking Palestine. इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जुनूबी गजा में यरगमालियों की रिहाई और हमास के खात्मे की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा के जुनूबी इलाके में हमें मुकम्मल फतह हासिल करना है। हम लेबनान इसराइल सरहदी इलाके में हर हाल में सिक्योरिटी बहाल करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि नॉर्थ गजा में रिहायशियों की वापसी चाहते हैं। रिहायशियों की वापसी के लिए वहाँ सिक्योरिटी चाहिए, जो हम लाएंगे। उधर मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले रोज़ाना ही जारी हैं। ताज़ा अपडेट के मुताबिक गजा की पट्टी में हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि वस्ती गजा में घरों पर इसराइली बमबारी में कम अज़ कम 23 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। वज़ारत सेहत ने कबल अज़ीं कहा था कि गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 97 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, जबकि अमेरिकी एलची जंगबंदी की ताज़ा कोशिशों के लिए इसराइल में मौजूद थे। इसराइल के खिलाफ हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद जवाबी इसराइली कार्रवाई में इस इलाके में शहरियों की बढ़ती हुई हलाकतों और जंग से पैदा शुदा मायूस कुन इंसानी बहरान पर बैनुल-अक़वामी तशवीश बढ़ गई है। साउथ लेबनान में इसराइली हमले के नतीजे में हिजबुल्लाह के कम अज़ कम 2 जंगजुओं के हलाक और 3 के ज़ख्मी होने की खबर है। सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से बताया गया है कि यह हमले ड्रोन तैयारे के ज़रिए किए गए हैं। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान लेबनान इसराइल सरहद और उसके आर पार, खुसूसन सरहद पार लेबनानी इलाके में अब आए दिन होने वाले हमलों के वाक़यात संगीनी इख्तियार करते जा रहे हैं। ये शिद्दत 7 अक्टूबर के बाद सामने आई है।
इसराइली सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जनूबी लुबनान में इसराइल ने काफर रोमन में एक इमारत को निशाना बनाने के लिए ड्रोन तैयारी के जरिए 2 गाइडेड मिसाइलों से हमला किया। ये इलाका इसराइली सरहद से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर है। उधर यमन के हौसी बागियों की जानिब से इसराइल के शहर इलात को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा सामने आया है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक यमनी हौसियों का कहना है कि उन्होंने खलीज अदन में इसराइली जहाज़ पर मिसाइल हमला किया। बहर अमर के दाखिली रास्ते के करीब खलीज अदन में इसराइली कार्गो जहाज़ MSC सिल्वर को मुतादिद मिसाइलों से टारगेट किया गया। हौसी फौज के तर्जुमान याहिया सारी की जानिब से इस हवाले से कोई वजाहत सामने नहीं आई है, ताहम उनका कहना है कि हौसी ग्रुप ने बहर अहमर और बहर अरब में मुतादिद अमेरिकी वॉर प्लेन्स के साथ साथ साउथ इसराइल के कस्बे इलात के मुकामात को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने हौसियों की जानिब से मारे गए मिसाइल को तबाह कर दिया था, ताहम सायरन बजने से इसराइली जनूबी शहर इलात में शहरियों में खौफ व हरास फैल गया था। ईरान की जोहरी बम बनाने की रिपोर्ट पर अमेरिका व इसराइल समेत मगरबी ममालिक में अफरा तफरी मच गई है। दरअसल कीटू इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो और इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के चेयरमैन रिचर्ड W. रेहन ने दावा किया है कि मुमकिन तौर पर ईरान के पास 5 न्यूक्लियर बम हैं और मई तक उनकी तादाद 1 दर्जन यानी 12 हो सकती है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अपने आर्टिकल में रिचर्ड ने लिखा है कि गुज़िश्ता अक्टूबर की शुरुआत में इंटेलिजेंस अंदाजों में ये दावा किया गया था कि ईरान के पास 1 हफ्ते के अंदर 1 बम बनाने के लिए और 6 हफ्तों के अंदर 5 न्यूक्लियर बमों के लिए काफ़ी यूरेनियम हो सकता है। रिचर्ड का कहना था कि ईरान शायद इस वक्त तक न्यूक्लियर बम पास होने का दावा नहीं करना चाहेगा जब तक कि उनके पास मुख्तलिफ मकामात पर 1 दर्जन या उससे ज़्यादा ऑपरेशनल बम मौजूद ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि एक बम का ऐलान करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि अमेरिका और इसराइल इसे ढूंढने और तबाह करने के लिए काफ़ी कोशिशें करेंगे। पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान जोड़ तोड़ की कोशिशों से अलग साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने IMF को ख़त लिखकर 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात का आज़ादाना ऑडिट कराने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान गुज़िश्ता बरस बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF के कलील मुद्दती बेल आउट पैकेज की बदौलत डिफ़ॉल्ट होने से बच गया था, लेकिन ये प्रोग्राम अगले माह ख़त्म हो रहा है। इमरान खान और उनकी पार्टी का इल्ज़ाम है कि इंतखाबात में धांधली की गई थी। नताइज के मुताबिक इंतखाबात में किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली। इमरान खान की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, लेकिन उनकी हरीफ जमातों के इत्तेहाद के पास ज़्यादा सीटें हैं और वो अगली हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। इंडोनेशिया में ताकतवर बगोले यानी टोर्नाडोज ने वेस्ट जावा में तबाही मचा दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जावा के मगरबी इलाके सोमीडंग को ताकतवर टोर्नाडोज ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसने देखते ही देखते हर चीज़ को हवा में उछाल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताकतवर टोर्नाडोज ने 116 घरों को नुकसान पहुंचाया, जिससे 33 अफराद जख्मी हुए। इंडोनेशिया में आने वाले इस तूफान की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जिसमें घरों की छतों को उड़ते देखा जा सकता है। इसके साथ ही तनावर दरख्त को भी हवा ने जड़ से उखाड़ कर रख दिया। Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah motor aing. Ya Allah motor. Ya Allah, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullah. वेनेजुएला में गैर कानूनी सोने की कान मनहदम हो गई, जिसके बाद 23 अफराद जान की बाजी हार गए। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला की रियासत बोलियोर के जंगल में कायम बोला लोका नामी सोने की कान गिर गई। मुकामी इंतजामिया के इस हवाले से कहना है कि कान गिरने का वाक़या मंगल के रोज़ पेश आया। उस वक्त तकरीबन 200 के करीब लोग मौजूद थे। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के दावों को गलत साबित करते हुए आखिरकार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान अलायंस हो गया है। इससे पहले बीजेपी के चाणक्य और सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह भी ये दावा कर चुके थे कि कांग्रेस और आप में अलायंस नहीं होगा। ताहम दोनों पार्टियों के दरमियान सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। ये और बात है कि अलायंस की खबर सामने आते ही अरविंद केजरीवाल को ईडी का नया नोटिस मिल गया। वहीं उनकी पार्टी की जानिब से दावा किया गया है कि उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस करेगी तो केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दरमियान ये खबर भी सामने आ रही है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई भी कदम बढ़ा रही है। बहरहाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान दिल्ली इलेक्शन में सीटों की शेयरिंग पर इत्तेफाक हो गया है। पंजाब में जहां कांग्रेस और आप अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे तो वहीं दिल्ली, हरियाणा समेत दीगर रियासतों में ये मिलकर बीजेपी से मुकाबला करेंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान 4-3 के फार्मूले पर फाइनल मुहर लग गई है। कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कांग्रेस को मुस्लिम अक्सरियत इलाके ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट और चांदनी चौक सीट मिली है। आज आम आदमी पार्टी के 3 लीडरों आतिशी व दिगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया है कि कांग्रेस के साथ अलायंस छोड़ दो वरना अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसी उन्हें धमकी दी गई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर अपनी सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बना चुके हैं और आज या कल में ही इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। ये बात खबरों में चल रही थी। अचानक हमारे पास 2 बातें हो रही हैं। एक, ईडी का 7वां नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को सोमवार के लिए आ जाता है और साथ साथ हमें बहुत विश्वस्त लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि अब ईडी नहीं सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। हम सब देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से एक एक करके अब 7 बार अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आ चुका है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को समझ में आ गया है कि वो ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सीबीआई को सामने लेके आ रही है और अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की कोशिश करने वाली है। हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि सेक्शन 41A सीआरपीसी में सीबीआई का नोटिस या तो आज या तो मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को आएगा और उस नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा। और एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिनों में ईडी द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें बार बार एक ही संदेश आ रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस मत करो, सीट शेयरिंग मत करो, इंडिया अलायंस से दूर हट जाओ, वरना अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई द्वारा आने वाले कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूं, आप हमें जितने नोटिस भेज लीजिए, आप हमें जितने समन भेज लीजिए, आप आम आदमी पार्टी के हर नेता को गिरफ्तार कर लीजिए, आप हमें फांसी से टांग दीजिए, लेकिन हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने सर पे कफन बांध कर निकले हुए हैं। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने किसान के एहतजाज के दौरान गोली लगने से मारे गए एक किसान को लेकर पीएम मोदी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हर जालिम तानाशाह को लगता है कि वो नाकाबिल शिकस्त है, लेकिन असल में वो डरपोक है। क्या मांग रहे हैं ये किसान?
जो आपने वादा किया था उसी की तो पूर्ति मांग रहे हैं। वही तो कह रहे हैं जो आपने कहा था आप कर देंगे आज से 2 साल पहले, लेकिन आपने आज तक किया नहीं। कौन है ये किसान? वो निहत्थे लोग जो दिल्ली आना चाहते थे, दिल्ली जिसको आपने अपनी बपौती समझ के हर रास्ता बंद कर दिया। कौन है ये निहत्थे किसान जो धरती का कलेजा फाड़कर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले, आंधड़, आतप में फसल उगाता है, आपको और हमारा पेट भरता है? कौन है ये किसान? ये वो निहत्थे लोग जिनके बच्चे, जिनके लड़के सरहद पे हमारी सुरक्षा करते हैं, और जब उनका शव आता है शहादत के बाद तो तिरंगे में लिपट कर आता है। 200 से ज्यादा किसान घायल हुए, आधे दर्जन से ज्यादा किसानों की आंख की रोशनी आपकी पुलिस की छर्रों की वजह से चली गई। कितने ही किसानों को सर पे चोटें आई हैं। आपकी बर्बर पुलिस ने घुसकर उनके टेंट, उनकी रहने की जगहें फाड़ डाली, तोड़ डाली। क्या मिल रहा है आपको? कहां से आती है इतनी बर्बरता? ये दुश्मन है आपके। ये एटीट्यूड तो आपको दिखाना था चाइना और पाकिस्तान को, जहां पर आपके मुंह से नाम नहीं निकलता है चीन का। अपने देश के किसानों के साथ इस तरह दुश्मनी कौन निभाता है? आंसू गैस के गोले ड्रोन से देख देख के कौन फेंकता है? कौन सीमेंट की चट्टानों को वहां लगा देता है? कौन कीले गाड़ देता है? और हर वो आवाज जो किसानों के लिए खड़ी होगी उसको बंद करने का काम आप कर रहे हैं। ट्विटर, जो एक्स के नाम से अब जाना जाता है, उसने कहा है कि अकाउंट और पोस्ट को बंद करने का काम आप करवा रहे हैं। ट्विटर इस बात की खिलाफत करता है। सतपाल सिंह, एक और किसान का बेटा, खड़ा हुआ आपकी आंख में आंख डालकर उसने सत्य क्या दिखाया आपको? उसके घर रेड करा दी। क्यों कराई रेड? आपने तो उनको गवर्नर बनाया था। असलियत यह है कि आपके मन में इस देश के अन्नदाता के लिए रत्ती भर आदर नहीं है। आपके लोग पिछले किसान आंदोलन में उनको गालियां बकते थे, आज बताते हैं कि अन्नदाताओं का कोई महत्व ही नहीं है। लोकसभा इलेक्शन से ऐन कबल कांग्रेस के खिलाफ इकोनॉमिक अटैक किया जा रहा है। ये दावा कांग्रेस कायद जयराम रमेश ने किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी हुई थी उसी तरह अब मोदी सरकार कांग्रेस के खिलाफ खाता बंदी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे। ये ब्लैकमेल की राजनीति है और जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की संस्थाएं का दुरुपयोग हुआ है। कल पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी उसके बारे में हमने जानकारी दी, और आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यही संस्थाएं हमारी निजी कंपनियों के खिलाफ किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है ताकि उनसे चंदा लिया जाए, हफ्ता वसूली की जाए। आज सुबह हमारे महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल जी ने वित्त मंत्री को एक खत भी लिखा है। ये रहे खत, इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। 3 पेज का खत है, इसमें सारे डिटेल हैं और ये जानकारी कई डिजिटल न्यूज़ साइट में भी प्रकाशित हुए हैं, और ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के वेबसाइट से ही प्राप्त हुए हैं। ये कॉपी, इन खत की कॉपी आपको मिल जाएगी। आज सुबह ही हमने, हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को खत लिखा है। इसके समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए मोदी और योगी सरकार से सवाल किया कि डबल इंजन सरकार का दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पर है, तो फिर हमारा किसान धरना क्यों दे रहा है, वो गमज़दा क्यों है? जो सरकार डबल इंजन का दावा करती है और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर का दावा करती है, विश्व गुरु बनने का दावा करती है, कोई गांव शायद ही बचा हो जिसमें विकसित भारत यात्रा को लेकर के संदेश न पहुंचाने का काम किया हो। और कहने को ये कहते हैं कि अमृत काल है। अगर ये अमृत काल है, आप दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हमारा किसान क्यों धरना दे रहा है? किसान क्यों दुखी है? किसान क्यों परेशान है? किसान क्यों ट्रैक्टर लेकर के, अपनी ट्रॉली लेकर के, और क्यों किसान अपने सब कुछ बांध करके
दिल्ली के पास जा रहा है और दिल्ली कोई उनको जवाब नहीं दे पा रही। और तब जब यहाँ के नहीं बल्कि पूरे देश के चौधरी चरण सिंह जी किसानों के सवाल पर और गरीबों के सवाल पर सबसे मुखर थे, उनको सम्मान दिया भारत रत्न से, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न। और उसके बाद सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी होगी। क्या किसान अपनी फसल की आय दोगुनी पा रहा है? और अगर फसल की कीमत भी नहीं मिल रही उसको, और इस महंगाई में, इन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा किसान के ऊपर संकट है। जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियां या विदेश की कंपनियां दबाव बना रही हैं बीज को लेकर के, अनाज को खरीदने को लेकर के, अपने बाजार को कब्जा करने के चक्कर में, मैं उदाहरण दे सकता हूं, चीनी का क्षेत्र है, ये अलग सवाल है। किसान को गन्ने की क्या कीमत मिले आज की महंगाई में, सरकार को आगे आना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के मामले में वजीर आला नीतीश कुमार पर तनकीद की है। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि एनडीए की हुकूमत बनने के बाद एमआईएम के 3 लीडरों का कत्ल कर दिया गया और पुलिस चुपचाप तमाशबीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस दिन बिहार में एनडीए की हुकूमत बनी उस दिन भी हमारे एक लीडर का कत्ल कर दिया गया। सदर मजलिस ने कहा कि हम देख रहे हैं कि एमआईएम के बहुत बड़े लीडरों का वहां पर मर्डर किया गया। गोपालगंज में हमारे लीडर असलम साहब का कत्ल कर दिया गया और अजीब व गरीब वहां के एसपी हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ? नीतीश सरकार की पुलिस असली कातिल को पकड़ नहीं रही है। उन्होंने नीतीश कुमार पर तनकीद करते हुए कहा कि जिस दिन वो सीएम बने उस दिन वो सौगात दे दिए और हमारे लीडर का कत्ल हो गया। मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिलने के बावजूद रिहाई नहीं मिली है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अब पासा के तहत उन पर कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी को मोडासा कोर्ट से कल जमानत मिली थी। शर्त लगाई गई कि पासपोर्ट जमा करवाना होगा। इस पर एमआईएम लीडर वारिस पठान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीली जानकारी दी है। मीडिया 3 केस थे गुजरात में, तीनों केस में उनको जमानत हो गई। आज उनको मोडासा की कोर्ट ने भी जमानत दे दिया। साबरमती जेल में थे, मगर अभी कुछ देर पहले ही हमारे वहाँ जो लॉयर्स है, हमारी एमआईएम की पूरी जो टीम है, उनसे बात हुई। सलमान अजहरी साहब के भाई से भी मेरी बात हुई वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि वारिस भाई इनको बेल तो हो गई, मगर वहाँ से फिर कलेक्टर का एक ऑर्डर आया है जिसमें उनको गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, पासा एक्ट के तहत पे उनको डिटेंशन का ऑर्डर दिया है। अब उनको शायद साबरमती जेल से बड़ौदा लेके जाया जाएगा, ऐसी मुझे जानकारी वहाँ से मिली है। तो हमारी टीम वहाँ पर है, लॉयर्स भी है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो करेंगे और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। उनके भाई साहब ने भी कहा है कि आप तमाम लोगों से दुआओं की गुजारिश है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिकी सियासी लीडरों ने फलस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ उगला जहर, कहा हमें गजा में सबको कर देना चाहिए हलाक। सोशल मीडिया पर बने तनकीद का निशाना। गजा और साउथ लेबनान पर इसराइल के हमले जारी। गजा में ताज़ा हमले में दर्जनों फलस्तीनी जाँ बहक। लेबनान पर किए गए हमले में हिजबुल्लाह के 2 जंगजू भी मारे गए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक्सपर्ट्स का सनसनीखेज दावा, कहा ईरान के पास मुमकिन तौर पर हैं 5 न्यूक्लियर बम। मई में ये तादाद हो जाएगी 1 दर्जन। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान आखिर हो गया अलायंस, साथ मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन। कांग्रेस के साथ आते ही केजरीवाल को सीबीआई की जानिब से गिरफ्तार करने की मिली धमकी। बिहार के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। मजलिस के 3 लीडरों के कत्ल पर नीतीश कुमार पर की जमकर तनकीद।
मुफ्ती सलमान अजहरी को नहीं मिली रिहाई, अब पासा के तहत कार्रवाई की है खबर। अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया, वारिस पठान ने दी जानकारी। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।